टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 से 44 साल की उम्र के 2,30,000 से ज़्यादा लोगों को कोविड की वैक्सीन दी गई है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे चरण में अब तक 9 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। और इस सब के साथ साथ अगर देखें तो काफ़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन के ड्राइव पर, वैक्सीनेशन के फ्रंट पर और साथ ही साथ लोगों को संक्रमण से उबारने पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सुरुचि शुक्ला और डॉक्टर जीडी पुरी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे को एंकर अमृतपाल हमारे साथ हैं। अमृत, आप कंटिन्यू करें। All right, Ashwini, this gentleman asks a question. मुझे 21 मार्च को कोविड हुआ था, अभी बीपी लो रहता है, मैं क्या करूं? Sorry, this lady, Renu Bala asked this question. Dr. Suruchi Shukla, if you could please take that. 21 मार्च को कोविड हुआ था, अगर ब्लड प्रेशर लो रह रहा है तो शी शुड गो फॉर फिजिशियन कंसल्टेंसी। वो अपना थायराइड एक बार चेक कराएं, और भी पैरामीटर्स हैं जो लो बीपी के वजह से हो सकता है, या उनको पहले से ऑलरेडी लो बीपी रहता हो, तो एक बार इसको पूरा जांच करवाएं, फिजिशियन को कंसल्ट करें, एंड देन शी कैन गो ओवर। मे बी बिकॉज ऑफ द वीकनेस, बट हाउ मच इट इज लो शी हैज टू मॉनिटर करना पड़ेगा कितना बीपी रह रहा है, एंड शी हैज टू कंसल्ट। जी, Ashwini, before you go ahead, let me clarify one thing on this program, that our experts give you generic advice. Your best solution is your physician. If you feel the symptoms, please contact a physician. These are generic advice. They are not a substitute for a physician. Do not self-medicate. There is a lot of, as Ashwini was saying, there is a lot of medication floating around on the social media. Please do not take it. Remember, every case is specific. You may have comorbidities. How much is your infection level? Whether you're a mild case, severe case, you can be home isolated, you require hospitalization. All that assessment your physician will do. Please contact a physician. The advice that you get from our experts is generic advice. Ashwini, please go ahead. हाँ, निश्चित तौर से कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो ये जो आपकी स्थितियां हैं, जो आपके सवाल हैं, उसके उस तरीके से है, उसको सार्वभौमिक तरीके से या सब पर लागू करके नहीं कहा जा सकता है। और एकदम सही बात है कि अगर आप संक्रमित होते हैं, पहले तो कोशिश करिए कि संक्रमित हो ही ना, क्योंकि मास्क लगा के रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, और ऐसी स्थितियां अगर आती हैं तो अपने फिजिशियन के क्लोज कांटेक्ट में रहिए, और जो भी दिशा निर्देश जिस तरीके की, चाहे वो जांच की हो, चाहे वो दवा की हो, उसको आप फॉलो करते रहिए। और निश्चित तरीके से एक सवाल हमारे पास और आ रहा है, डॉक्टर सुरुचि शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बहुत सारी माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, इन सबको अगर कोविड होता है तो उस स्थिति में क्या हो? एक सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, शाश्वत आरान। अगर वो गर्भवती हैं और या दूध पिला रही हैं बच्चों को, ऐसे स्थिति में अगर गर्भवती हैं और उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरफ जरूर जाएं। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी, अगर उनको कोविड है तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरफ जरूर जाएं, घर पे ही उसका कोई उपचार करने की कोशिश ना करें, और हॉस्पिटल में जरूर जाएं। हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट की डिलीवरी कैसे होगी, उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है। कोविड पॉजिटिव माओ की अगर डिलीवरी होती है तो बच्चे को माँ से अलग थोड़ा रखा जाता है, दोनों की जांच की जाती है कि पॉजिटिव बच्चा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उस तरीके से बच्चों को डील किया जाता है। माँ को दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हैं वो जरूर दे दी जाएंगी, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसर्न करेंगे, वो जरूर देंगे अगर वो कोविड पॉजिटिव है। मन में भय बैठाने की जरूरत नहीं है, जैसे कुछ गर्भवती महिलाएं पैनिक हो जा रही हैं कि उनको कोविड हो जा रहा है तो उनके बच्चे पे क्या असर होगा। तो क्या किसी तरीके की जांच वांच भी कराने की जरूरत है इस बीच में? कोई टेस्ट कराना या कोई किसी तरीके का वो, या कोई घर पे ही जो भी दवाइयां हैं, और अपने अगर आप किसी डॉक्टर के संपर्क में हैं तो आप जरूर उनको संपर्क करें कि आपको कोविड हो चुका है या हुआ है। तो उसमें जो सेफ दवाइयां हैं, जो प्रेगनेंसी में सेफ दवाइयां हैं, सिर्फ वही लें। जो अवेलेबल है मार्केट में वो गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ डिफरेंट होती हैं, वो सारी दवाइयां वो नहीं ले सकती हैं। तो एक बार उनको डॉक्टर की कंसल्ट जरूर कराना है कि हम प्रेग्नेंट हैं और हमें कोविड हो गया है, तो हम कौन सी दवाई अपने कोविड से
निपटाने के लिए, कोविड रिलीफ के लिए हम क्या दवाइयाँ लें जी तो एक बार उनको जरूर जाना चाहिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में। जी अमृत कंक्लूड करें। जी Pavan Pahadia asked this question: does COVID spread through newspapers too? Dr. G.D. Puri. Well, it was considered, fomites were considered as a major, one of the methods of spread. But recently it has been seen that it's more of aerosol, the droplets, small droplets, and you should not be so much worried about the newspapers. Yes. But again, the general apprehension is that whatever comes from outside, you just leave it for some time and let it जी समय कम है। प्रोफेसर जीडी पुरी साहब, प्रोफेसर जीडी पुरी, डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, अमृतपाल और सभी दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए हम सबको शुक्रिया कहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का आप फॉलो करें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और साथ ही साथ इस स्थिति में हम आपसे ये भी कहेंगे कि जहां जिस रूप में भी आप इस पूरे के पूरे अपने क्षेत्र में कोविड से संक्रमित लोगों की सहायता मदद जो भी आप कर सकते हैं उसको आप करें। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि आप मास्क धारण करें अगर आप बाहर निकलते हैं या कहीं काम करते हैं, और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, डॉक्टर जीडी पुरी और अमृतपाल हमसे जुड़ने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। ऑक्सीजन सप्लाई को लेके एक स्केयर है, एक भय है, एक डर है। ऐसी आपदा का सामना करना, हमारी आर्म फोर्सेस हर तरह से, ख़ास तौर से जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में शॉर्टेज है उसकी कमी के लिए 30-40 सॉर्टीज़ रोज़ एयरफोर्स कर रहा है। 6-7 शिप्स हमारी लगी हुई हैं इसी काम पे जो बाहर से विदेशों से ला रही हैं। DRDO नए हॉस्पिटल्स बना रहा है, ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहा है, नई टेक्नोलॉजीज क्रिएट कर रहा है। The nation has lot of faith in our jawans, in our armed forces, and the extra mile that your department is traveling to meet the challenge. We will overcome. मुझे लगता है कि हम होंगे कामयाब। आर्म फोर्सेस के कंट्रीब्यूशन से उससे देश किसी भी हालत में किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। Thank you. I'll now give a brief overview of the COVID-19 situation in the country. So if we see the snapshot today, we have we have 16.96% which are active cases as of today, and almost 82% cases have recovered. And we have had 1.09% deaths, which is also the case fatality rate. This is the trajectory of the cases, so fresh new cases to the magnitude of 4,14,188. और हम देख रहे हैं कि लगभग 18 लाख टेस्ट, 18,26,490 टेस्ट कल किए गए। केस ग्रोथ रेट भी लगभग 1-2% से कम ही बना है।
यदि हम पूरे देश का एक चित्र देखें तो हम देखते हैं राज्यों में कि जिन राज्यों में एक्टिव केसेस 50,000 से कम हैं, 50,000 से 1 लाख के बीच हैं और एक्टिव केसेस 1 लाख से ज़्यादा हैं, उनकी यहाँ मैपिंग की गई है। तो जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं वैसे 12 राज्य हैं। जहाँ 50,000 से 1 लाख के बीच के एक्टिव केसेस हैं वैसे 7 राज्य हैं और जहाँ 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं वैसे 17 राज्य हैं। यदि हम राज्य देखें जहाँ पर की केस लोड ज़्यादा है, वो राज्य 7 वाली टेबल पे हैं और क्रमतावश वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और बिहार। केस पॉजिटिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो कि बताता है कि हमारे कितनी मात्रा में केसेस हैं और किस प्रकार से वो फैले हुए हैं। तो यदि हम केस पॉजिटिविटी लेस देन 5% देखें तो ऐसी 3 राज्यों या यूटीज में है। 5 से 15% पॉजिटिविटी 9 राज्यों में है और 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी 24 राज्यों में है। वो कौन से राज्य हैं ये हम देख सकते हैं कि जैसे गोवा में लगभग 48% है, हरियाणा में 30 से ज्यादा है, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, सिक्किम, इस प्रकार उड़ीसा। इस प्रकार से इन राज्यों में पॉजिटिविटी हम देखते हैं कि काफी हाई है, जो कि एक चिंता का विषय है हमारे लिए और पूरे देश के लिए। अभी अगर हम थोड़े ग्रैनुलर लेवल पे देखें और स्टेट वाइज देखें कि ट्रेंड क्या है, अभी तक मैंने जो आपको दिखाया वो एक स्नैपशॉट था, आज की तारीख में क्या स्थिति है, लेकिन किस तरह से स्थिति बदल रही है वो जानने के लिए हम ट्रेंड देखते हैं और वो देखना जरूरी भी है। तो यदि हम देखें तो ये जो स्टेट्स इस स्लाइड में हैं वो ऐसे स्टेट्स हैं जहां की केसेस बढ़ रहे थे लेकिन अब धीरे धीरे प्लेटो हो रहे हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एवं झारखंड। तो आप देखेंगे इन सब में जो 7 डे मूविंग एवरेज है जो केसेस का, जो कि एवरेज आउट कर देता है, डे टू डे वेरिएशन को एवरेज आउट कर देता है। तो यदि हम 7 डे मूविंग एवरेज देखते हैं तो इन सब राज्यों में केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अब प्लेटो हो रहा है और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार का ये जो प्लेटो है मेंटेन होके और धीरे धीरे कम भी हो जाए। ये जो दूसरा स्लाइड है इसमें भी वही स्टेट्स हैं जहां पे या तो प्लेटो हो रहा है, एक लेवल पे आ गए हैं, या फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। गोवा में केसेस बहुत रैपिडली बढ़े लेकिन अब थोड़े से कम हुए हैं। उसी प्रकार चंडीगढ़, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप में एवं अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह में। तो इन सब राज्यों में केसेस बढ़ रहे थे लेकिन अब स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं उनके द्वारा, तो केसेस थोड़े कम हुए हैं। लेकिन पूरे देश का एक प्रकार सा चित्र नहीं है। There are many states where we also have an increasing trend in daily new cases, which is also reflected in the absolute numbers for the country. So when we see states where the trend is going upwards, those states are Karnataka, Kerala we can see, again cases have gone up, Tamil Nadu again cases have gone up, Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar, Haryana, Odisha, Uttarakhand. And similarly, the other states with increasing trend in daily new cases are Punjab, Jammu and Kashmir, Assam, Himachal Pradesh, cases are going up, Puducherry, and in the northeastern states of Meghalaya, Tripura, Arunachal Pradesh, and Nagaland, the cases are going up, and we are seeing an increased trajectory, which is actually a matter of great concern and which has also been highlighted through various means with the states.
However, these states are an average. एंड एवरेज जब हम देखते हैं तो हो सकता है कई जिलों में सिचुएशन अच्छी हो, केसेस कम हो रहे हों, और कुछ ऐसे जिले हों जहां की केसेस बढ़ रहे हों। इसलिए एक जिला स्तर पर भी एक एनालिसिस करना जरूरी होता है, क्योंकि उससे हमें एविडेंस मिलता है किस प्रकार की स्थिति है वहां पर। तो जब हम देखते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में वो कौन से जिले हैं जहां पर डिक्लाइन इन केसेस हुआ है एक्चुअली, तो वो मध्य प्रदेश के जबलपुर हैं जहां की लगभग 5,600 से 5,400 हो गए, विदिशा जहां पर 1,700 से 1,400 हो गए, अनूपपुर जहां से 1,300 से लेके अब 1,100 हैं, कटनी 1,600 से लेके अब 1,000 के करीब हैं, बालाघाट जहां पर लगभग 1,000 थे और अब 800 के करीब हैं, सियोनी जहां 1,000 थे और अब 780 के करीब हैं, भरवानी जहां भी 1,000 थे और अब 700 के करीब हैं, शाजापुर में भी 1,000 के करीब थे और अब 410 के करीब हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र में जो हम प्लेटो देखते हैं पूरे स्टेट में जो आया है, उसमें यदि हम देखें तो ऐसे जिले हैं विच आर ड्राइविंग दिस ट्रेंड डाउनवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल इन नासिक we had 38,000 cases which are now 25,000 cases. Thane again 35,000 has come down to 20,000. Mumbai has had a very steep decline of 48,000 to 10,000 now. Latur 11,000 to 7,000. Similarly Aurangabad, Jalgaon, Bhandara, Nanded again from 9,000 to 3,900. Bhagal और तो महाराष्ट्र में ये सब जिले हैं। बिहार में हम देखते हैं कि बाय एंड लार्ज इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन भागलपुर जिले में प्लेटोइंग है या फिर थोड़े केसेस कम हो रहे हैं। उसी प्रकार झारखंड में भी स्टेट में जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा प्लेटो है या केसेस कभी ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन ये 2 जिले हैं साहेबगंज और पाकुर जहां पे की केसेस कम हो गए हैं। उसी प्रकार जब हम अन्य राज्यों में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में केसेस कम हुए हैं, 21,000 से लेके 8,000 हो गए हैं। दुर्ग में जहां की बहुत केसेस बढ़ गए थे 12,000 से 7,000 हो गए हैं, और राजनांदगांव में 6,000 से 4,000 के लगभग हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो बड़े जिले हैं उनमें इन्हीं 3 जिलों में काफी केसेस थे, अब कम हो रहे हैं। लखनऊ में 40,000 के करीब केसेस थे और अब 23,000 हो गए। वाराणसी में 14,000 थे जो अब 9,000 हो गए। प्रयागराज में 12,000 थे जो अब 6,000 के करीब हो गए हैं। राजस्थान में भी प्लेटो हो रहा है पूरे राज्य में, और कोटा में हम देखते हैं जिस प्रकार 7,000 केसेस थे और अब 4,000 हो गए हैं। गुजरात में भी वही है, प्लेटो हो रहा है ऑल ओवर द स्टेट, एंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स हैव शोन अ स्टीपर डिक्लाइन। भरूच from 1100 to 700 and Botad from 232 to 137. These 2 districts have had a steep decline. However, जहां की जैसा मैंने बताया that average is an average, उसमें इस तरफ भी हो सकता है और उस तरफ भी हो सकता है। तो वो कौन से जिले हैं हमारे देश में जहां पर कि पिछले 2 सप्ताह से केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? तो बेंगलुरु अर्बन कर्नाटका में वहाँ पे केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, 81,000 से लगभग 1.5 लाख केसेस। चेन्नई में 22,000 से बढ़ गए हैं। कोझिकोड केरला में भी उसी गति से बढ़े हैं। हमारे पड़ोस में गुरुग्राम हरियाणा में केसेस बहुत बढ़ गए हैं। एर्नाकुलम केरला में, त्रिशूर में केरला में, मलापुरम केरला में, थिरुवनंतपुरम केरला में, पटना में, 24 परगना नॉर्थ वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, कोट्टयम में केरला में, कर्नाटका में मैसूर, केरला में अलापुझा और आंध्रा में चित्तूर। आप इन सब राज्यों में देखेंगे तो इन सब काफी स्टीप अपवर्ड ट्रेंड आप देख सकते हैं कि वीक ऑन वीक केसेस काफी बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार कुछ अन्य
जिले ऐसे हैं अन्य राज्यों में भी जहां की हम पिछले 2 सप्ताह से एक इंक्रीज देख रहे हैं। देहरादून में 7,000 से लेके आज हम 16,000 केसेस देख रहे हैं। पलक्काड केरला में, सतारा में महाराष्ट्र में, ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में, शोलापुर महाराष्ट्र में, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में, कोल्लम केरला में आप देख रहे हैं 4,000 से 14,000, लगभग 3 गुना। सो लगभग सभी इन जिलों में केसेस इस प्रकार की तेज गति से बढ़ रहे हैं। विशाखापट्टनम में 4,000 से 13,000, कन्नूर केरला में 7,000 से 13,000 हो गए हैं, टुमकुर कर्नाटका में 4,000 से 12,000, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में फरीदाबाद में, उड़ीसा में खुर्दा में जो कि कैपिटल भी है। यहाँ इन सब जगहों में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको वैक्सीनेशन कवरेज के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। आप जानते हैं कि हमारे जो कैटेगरीज हैं, सो लेट मी टेक दोज कैटेगरीज वन बाय वन। सो फॉर पीपल एज्ड मोर देन 45 years, nearly 10.76 crore people have been given the first dose and 1.90 crore doses, 1.90 crore doses have been administered. So the total doses that have been administered are 12.66 crores. Similarly, for healthcare workers and frontline workers were the first category that was opened up. Among the healthcare workers, 0.95 crore doses have been administered for the first dose and 0.64 crore doses have been given as the second dose, making a total of 1.59 crore doses. Similarly, for the frontline workers, 1.38 crore doses as the first dose and 0.75 crore doses as the second dose, making a total of 2.13 crore doses overall. People aged 18 to 44 years, जो कि अभी recently खोला गया, ऑलरेडी 11.81 लाख लोगों को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। तो इस प्रकार सब मिला के अभी तक हमारे देश ने 16.50 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर दी हैं। पिछले कुछ दिनों में जो प्रयत्न किए गए कोविड-19 पैंडेमिक को डील करने के लिए, तो पिछले 2 दिनों में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिव्यू किया विद 8 स्टेट्स, जो मैंने आपको दिखाए भी थे, जहां पे कि केस ट्रेजेक्ट्री बढ़ रही है। असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनके साथ एक दिन रिव्यू किया गया, काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू था, डॉक्टर पॉल भी थे उसमें। और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ भी डिटेल्ड रिव्यू किया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू किया गया। और उसमें फोकस ये था कि किस प्रकार कंटेनमेंट होना चाहिए, किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से वो बढ़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग मैन पावर, ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज और मेडिकल ऑक्सीजन की उनकी क्या स्थिति है, वेंटिलेटर्स और बाकी लॉजिस्टिक्स जो हैं, और वैक्सीनेशन कवरेज। और एम्फेसिस यही था कि हमें सर्वेलेंस, हमारा जो पुराना जो साइंस हैज नॉट चेंज्ड ऑफ टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, दैट रिमेन्स द सेम एंड कंटेनमेंट मेजर्स रिमेन द सेम। सो एम्फेसिस हैज टू कंटिन्यू ऑन दोज थिंग्स। MHA ने एक एडवाइजरी भी दी सभी स्टेट्स को कि सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलनी चाहिए और हमें इंश्योर करना है सभी स्टेट्स को कि कुछ भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जहाँ पे पावर आउटेज हो या फायर हो, ब्रेकआउट हो। इन सब चीज़ों के लिए हमें पूरा ध्यान देना है, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ इसके लिए करनी है। और PSA प्लांट, जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हैं, उसमें से जो 162 सैंक्शन हुए हैं, उसमें से 71 ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं और 109 इस मई के एंड तक इंस्टॉल हो जाएंगे और बाकी जो हैं वो जून एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। इससे हमारी जो निर्भरता है ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन लाने की, वो काफ़ी मात्रा में कम भी हो जाएगी। और टोटल ऑफ 1,1594 PSA plants are being established all across the country.
So from the side of the Union Health Ministry, I use this platform that we request the states and union territories to prioritize the beneficiaries of the second dose and ensure the timely completion of the recommended vaccination schedule. Secondly, utilize the supplies of vaccines through the Government of India channel in the 70:30 ratio for the second dose and the first dose respectively. And do a regular review of the coverage of the vaccination drive and formulate and implement a strategy for this prioritization. तो वो सब एक अपना एक्शन प्लान और स्ट्रैटेजी बनाएं और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए जो फुल 2 डोजेज जो देने हैं जो प्रायोरिटी बेनिफिशियरी ग्रुप्स को, उसके लिए भी वो अपना ध्यान दें। तो ये कोविड-19 सिचुएशन के बारे में था। अब मैं आपको जो फॉरेन एड आ रही है उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जो हमारे राज्य हैं जो कि भारत को इस समय कोविड-19 से डील करने के लिए सहायता कर रहे हैं, तो उसका क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगी। तो अभी सिस्टम्स क्या सेटअप हुए हैं। तो वर्तमान में फॉरेन कंट्रीज जो भी एड देते हैं वो MEA के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा आती है। मेरे सहयोगी हैं विदेश मंत्रालय से, वो इसके बाद आपको बताएंगे डिटेल में। इसके अतिरिक्त प्राइवेट एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं या वहाँ के नागरिक हैं जो बाहर हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि भारत को इस समय कुछ हेल्प करना चाहते हैं। तो उनका जो मैकेनिज्म है वो नीति आयोग और MEA के द्वारा ही होता है। हमारे जो मिशंस हैं बाहर वो उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो इस संदर्भ में 26 अप्रैल को एक कोऑर्डिनेशन सेल सेटअप हुआ हेल्थ मिनिस्ट्री में और 28 अप्रैल को प्रोसेस फ्लो डेलिनिएट हुआ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के विषय में आपको कुछ बताना चाहूंगी कि ये जो कोऑर्डिनेशन सेल जो है हेल्थ मिनिस्ट्री में, उसमें एडिशनल सेक्रेटरी हैं और साथ में हमें कुछ जॉइंट सेक्रेटरीज भारत सरकार ने अन्य मंत्रालयों से भी दिए हैं जो कि बहुत काम आ रहे हैं। वे लोग हैं 2 senior officers from MEA, Mr. Damu Ravi is one of those. We have the Chief Commissioner of Customs who is a part of this coordination cell. We have the economic advisor, another very senior officer from the Ministry of Civil Aviation. We have the technical advisor from the Directorate General of Health Services. We have representatives of HLL and we have the Secretary General of the Indian Red Cross along with other representatives. So what we do is we meet every morning virtually at a fixed time where we go over the details of all the logistics arrangements, what are the expected arrivals, what are the quantities, what are their technical specifications and what we need to do. There is also an oversight group that has been set up under CEO Niti Aayog and which has the Secretary Expenditure, Special Secretary MEA, a member Central Board of Indirect Taxes and Customs as members. We also meet every day and go over the issues, go over the progress made. The group of experts that I mentioned, जिनका representation coordination cell में है, that is a group of experts. उनका काम है कि जो भी technical specifications countries भेजते हैं कि हम इस प्रकार के ventilator भेजेंगे, तो वो technical specifications वो देखते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ये भारत में उपयोग हो सकता है, इतने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी है तो इसका ऐसे कन्वर्जन करना है इत्यादि, वो सब चीज़ें वो देखते हैं और वो थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट्स भी प्रायोरिटाइज करते हैं और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी वो बताते हैं। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इस पूरे प्रोसेस में? मैंने आपको बताया नीति आयोग जैसे हैं, उनका एक पोर्टल है प्राइवेट डोनेशंस के लिए। उसके अतिरिक्त वो सब चैनल होता है MEA के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा। सो MEA इज द nodal agency for channeling any offers that are coming from abroad, whether they come from private or from government sources. They are responsible for coordinating with the missions abroad and MEA has also issued its own standard operating procedures.
हमारी मिनिस्ट्री ने भी SOPs इशू किए थे, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और MEA ने भी अपने SOPs इशू किए हैं विच आर एप्लीकेबल अक्रॉस बोर्ड। इसके अतिरिक्त इंडियन कस्टम्स हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारे कस्टम्स क्लियरेंसेज ऑलरेडी दिए गए हैं। So for the flights that are arriving, they expedite the custom clearances at the airports or ports or seaports as the case may be. The Directorate General of Civil Aviation gives all the flight related approvals and they tie up the landing. There are some flights that also land at the Palam Airport, for example, the military aircraft. So doing all that tying up is done by DGCA. The Indian Red Cross Society is the single consignee for all things that are coming from abroad, and then they issue certificates based on the documents that are coming. And HLL is the custom clearing agent as well as transporter. And HLL is also assisted by the National Disaster Response Force and by DMA. The materials, when they come, they are sent both by road and also by air. So to far-flung areas, materials are being sent by air. I'll give you some more details later on. This is the standard operating procedure that we had devised early on for receiving donations or gifts from abroad. That is that missions on receipt of information on offers of donation or gifts from foreign governments forward them to EBIM. And then missions communicate to the donors the priority list and the threshold items. And as I told you, consignee is to be IRCS. And MEA shares that with MOHFW through the coordination cell, which is, it is not paper transactions, it is daily meetings through which we sort out these issues. In fact, both of us spend quite a lot of time virtually as well as in person going over each detail. Missions also convey the details of flights carrying donations, and they also support advance flight clearances from the DGCA, the naval headquarters in case of ships, and air headquarters. However, that is one part of the story. There are also the recipient states and the recipient institutions. So the standard operating procedures also delineate the responsibilities of these recipient agencies. It is their responsibility to ensure seamless transition from transporters to the receiving agency, because we give to the state. The state then can make its own assessment and say, I want to send this number of this equipment to this place because that is my assessment of my local situation and need. So they have to ensure this seamless transition. They have to also ensure that necessary arrangements are made, क्योंकि सामान आ गया तो उससे पहले जगह कहाँ पे वो रखा जाएगा, टेक्नीशियन कौन है जो उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे वगैरह वगैरह. दे हैव टू कीप दैट रेडी. कई चीज़ें होती हैं जैसे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, जिसके लिए कि काफ़ी प्रेपरेटरी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी इंस्टॉलेशन के लिए प्रेपरेटरी एक्टिविटीज़ वो करके रखें. और स्टेट्स जिन जिन इंस्टीट्यूशंस को फर्दर वो चीज़ें भेजें, दे हैव टू इंश्योर and tell them that these are very precious national resources of other countries which they are sharing with us. It is their citizens who have collected all that as a part of their sentiment and sharing to us, which we so we need to understand and appreciate that. So all institutions must immediately receive the items, register them in the inventories, and also start utilizing them immediately. And we also expect that in case there is any delay which is intentional or any dereliction of this, then this should be viewed seriously. Now the allocation criteria, on what basis do we allocate? The picture there is of an infusion pump that is being used at Safdarjung, Delhi, which just came 4 days back. So what is the allocation criteria? That is that the accessibility and the immediate use of resources drives the need for immediate allocation of short notice incoming consignments. Now if you see, the materials from abroad are currently coming in different numbers. They are all with different specifications and they come at different times.
So कभी 74 ventilator of one kind from some country, कभी oxygen cylinder 490 of one kind from another country, 250 of another kind from another country. तो इस प्रकार से आते हैं. So there is a need to reconcile the distribution logistics with the need to reach the materials as quickly as possible to the states. Accordingly, अभी जो states हैं, the priority list of states or UTs based on the current active status cases is drawn up. Along with other criteria, case fatality rate कहीं ज़्यादा हो सकता है, कई जगहों पे resource crunch वैसे ही है, वैसे states, ऐसे करके एक priority list draw up होती है. और हमारा ये मकसद रहता है कि our endeavor is that each consignment should not be spread thinly across all states. Rather, in order to optimize, the consignment should go to a few states first, the next consignment goes to the next states and so on, so that these things also reach quickly to those states. After all, these are emergency supplies. So this facilitates quicker turnaround times at airports and ensures a more streamlined transport. What you see here is a picture of remdesivir, which has gone in a cool carrier at 13 to 15 degrees centigrade, being received at AIIMS Mangalagiri, Andhra Pradesh. Remdesivir is also being lifted by air and sent to states. There were some stories or items in the media which seemed to presume that after the consignment started coming on 27th and till the SOPs were brought out on 2nd, that nothing was being done. So I would like to appraise you of what all activities were happening. Maybe they were not in the public domain, but definitely these activities had started happening, as I already explained. So 27 अप्रैल को 235 आइटम डिस्पैच किए गए थे, 28 को 456, 29th को 355. And when I say these items, it is not necessary that they only came from one country or it was only one item. They could be multiple items. They would have come from number of countries in number of flights at different times, but these were all dispatched. So right from 27th, every day, we have been allocating, we have been receiving. Allocations are done prior. For receipt, all the arrangements are made and then they are dispatched and delivered. So till now, if you look at the broad picture, approximately 11,000 items of more than 3,000 tons have been dispatched all over the country. NDRF has been an active partner for oxygen plants, and the Indian Navy and Indian Air Force, we are grateful to them. They have transported materials to all over the country. The picture you see here is of a huge oxygen generation plant that has been loaned by the German government that is being installed at the DRDO facility in Delhi. And just to give you some more details of that how many oxygen concentrators, oxygen plants, oxygen cylinders, ventilators, remdesivir. Not only that, PPE kits, masks, accessories, all those things are being received and they are being delivered and dispatched, and you will see that there is hardly anything that is pending. So I will now request my colleague, Mr. Damu Ravi, to kindly explain further. Thank you, Aarti ji. Friends, I will just touch upon the Ministry of External Affairs' role in how we are tackling the crisis in terms of managing the donations coming from abroad. आप जानते हैं 1 साल से हमारा कोविड सेल फंक्शनल है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और इस कोविड सेल कभी भी बंद नहीं हुआ. इट वाज ऑलवेज फंक्शनल नॉन स्टॉप. और इसी क्राइसिस में, सेकेंड वेव के क्राइसिस पे हम और स्ट्रेंथन किया उसको. वी ब्रॉट इन मोर ऑफिसर्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस to strengthen the thing. It is operational 24/7 and there are hotlines and there are regular contacts with all the missions abroad and also people abroad who wants to reach out to India. Friends, the deeper understanding is
that we are deeply appreciative of the generous offer coming from abroad, both from foreign governments, individuals, private entities, NGOs, who have expressed solidarity and support for India. These donations are being channeled through the missions, for which RTG has already mentioned that we have set up a mechanism, and that is now fully functional and taking up cases and proposals one by one. Internationally, there is a recognition of the fact that this crisis is not that of India alone. It is a global crisis requiring collective actions and collective strategies. We believe that it is a reflection of the expression of solidarity and the goodwill for India that is earned over a period of time. Our missions abroad are handling the donations of various types. One is government-to-government donations, private individuals who have expressed interest to offer. These are being channeled. Also, donations that are going to the state governments being channeled. So what we have done is, we have created the standard operating procedures, keeping in view the blanket clearances that government has brought in, the import relaxation that has been made. All that has captured in the standard operating procedures which have been given to our missions, and they in turn are guiding donors how to go about it, so that there is no confusion. These donations can happen seamlessly, so we are able to save time and save lives. That is the spirit behind it. So every shipment that comes is analyzed, is vetted by the mission. There are specifications, there is a priority list. All this is analyzed first by the missions. And then that information is passed on to Ministry of External Affairs. And this, in turn, we share it with the Ministry of Health and Family Welfare, and then discussed in the cell that has been operating under the Ministry of Health on a daily basis. So we go into details of the specifications, what is our requirement, where it can go, things like that. I also like to mention to you, this is all of Government of India approach, and every part of the government is involved in this exercise. The flights that come to India, a prior information is already received from the missions to the headquarters in the Ministry of External Affairs. Our senior officers go to the airports to receive the flights along with the resident ambassadors wherever it is possible, and the information or the publicity about that donation that is received by the government is publicized widely. Thereafter, the distribution and the allocation that has been made by the Ministry of Health is also shared with the foreign governments, both by our ambassadors abroad and by the Ministry of External Affairs in Delhi, so that they are fully aware of how their donation is being used by India and how it is reaching out to the people. That is the spirit here. So let me reassure our foreign correspondents that not even one consignment has remained at the airport or the seaport. They have been directly loaded from the airport to the distribution locations. In real time, it goes and gets distributed, given to that location for right use, immediate use. As of date, as Aarti said, most of the consignments have reached the destination. Some small percentage may be in the transit for logistical reasons, but every consignment is tracked and is ensured that it is properly used in those locations. I'd like to leave at this point of time to just given you an overview, but if there are further questions, I'll come back. Thank you. Thank you. Professor Raghavan will now give his comments. Professor Raghavan, you have earlier referred to the third wave. What are its implications? Would you kindly explain, sir? Thank you very much. First of all, we must keep in mind that it may be useful to talk about location, timing, and intensity of infections instead of waves and their number, although the latter is in common usage. If we take strong measures, the third wave may not happen in all the places or indeed anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts, and in the cities everywhere.
The guidance about precautions, about surveillance, about containment, and about treatment, and about testing. This insidious asymptomatic transmission can be stopped if we follow the guidance. Now, this sounds difficult, it is difficult, but we can and must do this. Now, there have been peaks and falls in different places in India and all over the world at different times, and it is useful to understand how and why the rises of infection take place, why their strength varies, how they fall, and what can happen subsequently. Very simply put, infections rise when the virus has opportunities to infect humans. When the virus runs out of opportunities, infections fall. The virus runs out of opportunities if the number of people it can potentially infect is lowered drastically. This happens because people who have been infected earlier are unlikely to be reinfected for a while. People who are vaccinated are protected, and people who wear masks are distant from each other, isolated from those who are infectious. They are also protected. Without new opportunities and with the above, also done through containment steps, peaks will fall. However, while the virus runs out of opportunities, it is not eliminated. Therefore, if new opportunities are given, if new opportunities arise, so will cases. Now, new opportunities may arise because the virus may find uninfected people who are previously careful and are now lax. New opportunities for infection can arise if people become complacent or unprotected, assuming the surge is over. The frequency and sizes of such ups and downs must be reduced. This is in our hands. So keep effective distance, ensure adequate ventilation, do not crowd indoors or outdoors, wear masks appropriate to your location. For example, caregivers should protect their wards and themselves extra carefully. Remember also that asymptomatic people can transmit. This is all the more reason to take care. As vaccination rolls out until coverage is maximal, each and every measure we take that can prevent or reduce rises and falls in current locations are important. So please stay safe, maintain effective distance, ensure indoors are well ventilated, and with this we can greatly reduce the frequency and size of infections. Thank you. Dr. V.K. Paulji. Thank you very much. I'd like to focus on two areas, and let me begin with the narrative that is going in certain circles, which relates to the fungus infection in patients of COVID-19 disease. ये फंगस इन्फेक्शन म्यूकर नाम के फंगस की होती है, और फंगस इन्फेक्शन होती है तो उसको हम म्यूकर माइकोसिस कह देते हैं। माइकोसिस का मतलब फंगस की वजह से जो प्रॉब्लम हो। फंगस फफूंद है जो कि वेट जगह पे घरों में भी लग जाती है फंगस। तो म्यूकर एक फंगस है, ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है लगभग वेट सरफेस होता है वहाँ पे रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिजीज में ये है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज के मरीजों में होती है। डायबिटीज नहीं है तो बहुत अनकॉमन है कि म्यूकर माइकोसिस हो। सुनने में आया है कि कुछ एरियाज में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो कोविड से ठीक हो गए, कोविड चल रहा था, उनको म्यूकर माइकोसिस हुआ। लेकिन ये भी याद रहे कि ऐसी बहुत बड़ी कोई आउटब्रेक हो रही है ऐसा भी नहीं नज़र में है, वॉच कर रहे हैं और अपने तरीके से इसका सर्वेलेंस हम कर रहे हैं। तो रीअश्योर करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तरीके से कोई आउटब्रेक हो गई, ऐसा नहीं है। और प्रिकॉशंस लेंगे तो नहीं होगी, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सो फंगस है, इस फंगस का रिश्ता डायबिटीज़ की कंडीशन के साथ है। जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, डायबिटीज़ पूरे शुगर लेवल अच्छी तरह से हाई होते हैं, जैसे आपको मालूम है शुगर के, तो अगर वो नॉर्मल में नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आए, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो म्यूकर अटैक करता है। इसके अलावा अगर ये मरीज डायबिटीज़ के, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात पहले मैं कर रहा हूँ, फिर कोविड पे आता हूँ। अगर उनको कोई बीमारी हो गई
उनको दवाइयाँ ऐसी मिल रही हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव, स्टेरॉयड मिलें, उनके और कोई डिसीज अंदर आए, मान लीजिए कैंसर भी हो गया साथ में, तो इम्यून सप्रेशन होता तो इस डिसीज का प्रभाव उस डायबिटीज के पेशेंट में बढ़ जाता है। और तीसरी चीज ये है कि अगर इन पेशेंट्स में ऐसा एक्सपोजर हो जो वेट सरफेसेस हैं उनका एक्सपोजर बढ़ता है तो ये और भी थोड़ा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ये फंगस जो है वो वेट सरफेसेस पर रहता है। तो 3 फैक्टर्स लेके चलते हैं, डायबिटीज का होना, इम्यूनोसप्रेशन का होना, यही काफी होता है इस बीमारी का प्रभाव आने के लिए। जरूरी नहीं कि कोविड हो, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन मिले, ये याद रहना चाहिए। ये बीमारी इट वेल नोन, डायबिटीज, immunosuppression, uncontrolled diabetes, mucormycosis can happen. But when it moves to the situation of COVID-19, then you must remember there are 2 other elements come into picture. One, that we are using drugs that suppress immune system. So we are using a class of drugs which is life-saving, steroids by the name of dexamethasone, prednisolone, methylprednisolone, Dexona. ये एक ही रिलेटेड कंपाउंड है। जब ये इस्तेमाल होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है, डायबिटीज वाले का भी कम होगा और ये फंगस मौका पाके पकड़ती है। इसके अलावा जब इसी कोविड के मरीज को ऑक्सीजन मिलती है तो ह्यूमिडिफायर होता है, उसमें पानी होता है, उसमें कलेक्शन होने से फंगस की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन याद रहे कि ये कंडीशन जरूरी नहीं है म्यूकर को आने के लिए। जैसे मैंने शुरू में समझाया कि डायबिटीज है उन पेशेंट्स में आ जाता है, उनमें कोई बीमारी होती है, कमजोरी आती है, दवाइयां मिलती हैं तो आ जाता है। लेकिन जब एक तीसरा भी कॉम्बिनेशन जुड़ता है तो ऐसे कोविड में, क्योंकि ये होता है तो ये कोविड में उभर के शायद कुछ जगह पे इसका इंसिडेंस आया है। स्टीरॉयड के अलावा हम जो 2 दवाइयां या एक अनदर क्लास ऑफ मेडिसिन जिसके 2 दवाइयों के नाम आप सुने होंगे, टोसिलिजुमैब और इटोलिजुमैब, इस तरह के जो कंपाउंड हैं, जब ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, भले ही जरूरत के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो इन दवाइयों का भी, टोसिलिजुमैब का भी और इटोलिजुमैब का भी इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम को दबाता है जान बचाने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम की रिस्पांस की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर और जान का खतरा होता है। तो उससे हम बचाने की जब कोशिश करते हैं दवाइयों से, तो हम अपना इम्यून सिस्टम कम कर देते हैं। डायबिटीज पहले है, स्टीरॉयड शायद पहले मिल चुका है, इससे और इम्यून सप्रेशन हो गया, तो फिर म्यूकरमाइकोसिस उभर के फिर आता है। तो इन द सेटिंग ऑफ COVID-19 इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, इन द प्रेजेंस ऑफ द यूजेज ऑफ दीज मेडिसिन्स as well as exposure to humid surfaces, the tendency to have more mucus is explainable, हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसी नहीं है कि जरूर होनी चाहिए। क्या हमें करना है? हमें यह करना है कि हमेशा ही जिसको डायबिटीज है उसको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना है, हमेशा ही। कोविड की वेट नहीं करनी है, कोविड नहीं भी होगा तो भी जरूरी है कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में हो, तभी सेहत बचेगी, किडनी बचेंगी, हार्ट बचेगा। तो पहला तो ये मुद्दा है कि, और कोविड के परिप्रेक्ष्य में तो इसके ऊपर हमारी ज्यादा नजर होनी चाहिए। दूसरा है कि हम प्रमोट कर रहे हैं डॉक्टर्स के द्वारा कि स्टीरॉयड दिए जाएं, लेकिन स्टीरॉयड फालतू में शुरू में ही नहीं दे देने, 7वें 8वें दिन तक देने हैं, 6ठे दिन के बाद देने हैं, बहुत इनअप्रोप्रिएट डोज में नहीं देने हैं। जो पीरियड डिफाइन किया जाता है 5, 7, 8, 10 दिन का, उतने तक ही देने चाहिए, आगे तक नहीं देते रहना चाहिए। रैशनल यूज होना चाहिए। स्टीरॉयड जैसी जान बचाने वाली दवाई का रैशनल यूज होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा मिलेगा तो इस सिचुएशन तो है ही, दूसरों को भी इल इफेक्ट होता है। इसी तरह से टोसिलिजुमैब वाली जो दवाई है वो तभी दी जाए जब इसकी जरूरत है, बिल्कुल फालतू नहीं देनी चाहिए, डेंजरस हो सकती है, और भी कई खतरे हैं, उसमें से एक ये खतरा भी है। तो हमने रैशनल यूज ऑफ दिस मेडिसिन करना है। तीसरी चीज कि जब ऑक्सीजन मिले तो जो ह्यूमिडिफायर है उसका पानी साफ हो, पानी बदलता रहे, पानी टपकता ना रहे, इसका हमें ख्याल रखना है। चौथा ख्याल रखना है कि जो मरीज है वो साफ सुथरा हो, उसका हाइजीन हो।
हाथ भी साफ हो, बॉडी भी साफ हो, फालतू में वेट नहीं हो, सिक्रेशन उसके फेस पे नहीं हो। ये चौथी चीज है जिसका कि हमने ख्याल रखना है। पांचवा ख्याल हमने ये करना है कि अगर कोविड के ट्रीटेड पेशेंट को नाक में रुकावट दिखती है, बाद में कोई स्वेलिंग, सूजन महसूस हो रही है, या मुंह में अल्सर आ रहा है, मुंह में अल्सर पैदा हुआ है, कटा हुआ दिख रहा है, नया कोई चीज आ गया है अंदर मुंह में, तो उसको जल्दी से इन्फॉर्म करना है और उसके बाद इसका इलाज होता है। वो दवाइयाँ अच्छी तरह से उपलब्ध है। एम्फोटेरेसिन बी नाम की एक दवाई होती है, इंट्रावीनस दी जाती है, इफेक्टिव है। और कभी कभी जो सूजन अंदर बन जाती है नाक में या नाक के और अंदर, उसको निकालने के लिए हम सर्जिकल प्रोसीजर से भी निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि इलाज भी होता है। इलाज टाइम पे शुरू होगा तो अच्छा इलाज होगा। तो हमें इस बीमारी के बारे में हमने उचित समझा कि ये समझाया जाए कैसे ये बच सकते हैं। और मेरी विनती होगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, डॉक्टर्स के साथ, कि जो इन चीज़ों की वजह से ये प्रीडिस्पोज होता है, जहां तक भी हो सके इससे हम बचें। और इस उपलक्ष्य में नेशनल टास्क फोर्स ने और गवर्नमेंट ने टोसिलिजुमैब की डोज को एडजस्ट किया है हमारे नए प्रोटोकॉल में, ताकि इन चीज़ों के खतरे जो हैं वो कम हो पाए। जो हमारी मॉडिफाइड लोअर डोज है उसको लेना चाहिए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं ब्रीफली। कैन आई हैव द स्लाइड प्लीज? आपके सामने स्लाइड। इस मंच से हमने होम केयर के बारे में बहुत चर्चा करी है, बार बार चर्चा करी है। मीडिया के द्वारा हम ये बात घर घर पहुंचाना चाह रहे हैं कि कोविड से अफेक्टेड व्यक्ति की घर में देखभाल ठीक तरह से कैसे की जाए। उसे मैं आज आपके सामने एक इंफॉर्मेशन प्रस्तुत कर रहा हूं। इन्फोग्राफिक है ये, आईसीएमआर और गवर्नमेंट ने बैठ के उन्होंने इसको बनाया है। ये वेबसाइट आईसीएमआर के वेबसाइट पे, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए हम इसको आज पढ़ेंगे, इकट्ठे पढ़ेंगे, ताकि ये बात घर घर तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी पहुंचे। और भी तरीकों से पहुंचनी चाहिए, लेकिन इस मौके का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में जाएं, ये जो हरा नीला दिख रहा है, वहां से शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत ये कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जिसमें कि आपको कोविड के बारे में शक होना चाहिए। तो उसके ऊपर पहले हम देखें तो 6 लक्षण है। सबसे पहला लक्षण है कि आजकल के माहौल में किसी को बुखार है तो हो सकता है कि ये कोविड है। दूसरा लक्षण है कि किसी के गले में दर्द हो रही है, सोर थ्रोट जिसको कहते हैं, कोविड हो सकता है। तीसरा, ऊपर जाइए, खांसी, कफ, कोविड हो सकता है। चौथा, सर में दर्द है, या नीचे आइए, बॉडी एक, बदन में दर्द है, अकेला भी हो, कोविड हो सकता है। और उसके बाद सांस लेने में दिक्कत हो, साइड में देखेंगे, ब्रेथलेसनेस, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, तो ये कोविड हो सकता है। इसके अलावा 2 सिम्टम है, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाना और स्वाद की शक्ति खत्म हो जाना। स्वाद ही खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल भी कोविड को चिन्हित करते हैं। इनमें से कुछ भी हो तो आजकल के माहौल में लेके चलिए कि शायद ये कोविड ना हो, और एज्यूम करके चलते हैं कि कोविड है जब तक कि सॉर्ट आउट नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे घर के लोग हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, उनको बता दीजिए और उनसे आप अलग हो जाइए, घर के अंदर भी अलग हो जाइए। उनको भी ऐसी समस्या ना हो जिस हद तक, वैसे तो कुछ संक्रमण ये सब कुछ होने से पहले ही कई बार हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक अगर हम अपने आप को अलग कर लेंगे तो बचेंगे। तो ये कहा गया है इसमें कि घर के जो मेंबर्स हैं, वो जो एक्सपोज हुए हैं, उनकी हेल्थ को वॉच करिए और उनको एज कॉन्टैक्ट ट्रीट करिए, और उसका जो कार्रवाई होनी है उनको वॉच करना है, टेस्ट है वो होना चाहिए। उसके नीचे हम समझा रहे हैं कि आप टेस्ट करवाइए। टेस्ट की उपलब्धता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, टेस्ट करवाइए। और अगर टेस्ट नहीं भी हो रहा है, देर भी हो रही है, तो भी आप अगले जो स्टेप्स हैं वो आपस में लागू करिए। हम अब नहीं मानते कि हर बारी टेस्ट की ही इंतजार करेंगे तभी अगले काम करेंगे। जो करना है वो करना जो है वो अगले कॉलम में दिखाया हुआ है। टेस्ट करिए, टेस्ट करवाइए, उसके लिए जाइए, टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट को आने में टाइम लगता है, तब तक आप इस व्यक्ति को, अपने आप को हमने
ऐसा एज्यूम करना कि कोविड ही है और वही स्टेप्स लेने हैं जिनको कि अभी मैं आगे समझाऊंगा। दूसरा है कि याद रहे कि अगर पल्स ऑक्सीमीटर से चेक किया है तो ऑक्सीजन की अगर सैचुरेशन 93 से कम है तो ये तो इमरजेंसी की तरह लेंगे और उसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, वो फैसला करेंगे कि इसके अलावा आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है या कि आप घर में जा सकते हो। ये एक वार्निंग की तरह है और इसी तरह से और टेस्ट जो हैं वो आपके डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे इतनी सोच होनी चाहिए कि टेस्ट कराइए, नहीं भी हो रहा है तो भी आगे जो कहा जाएगा उसको अपनाइए, टेस्ट का भी वेट करिए और डॉक्टर को कंसल्ट करने की चेष्टा करेंगे। हमने करना क्या है वो अब मिडल में है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम घर में ही रहेंगे जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है। जहां पे सरकारों ने उपलब्ध करवाए हैं कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर्स, हम वहां जा सकते हैं। घर में अगर व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम अपने आप को अलग कर रहे हैं तो हमने हमेशा कहा है कि फिर दूसरी जगह पे आइसोलेट करिए, जो प्रावधान किया गया। घर में है तो अपने घर रहना है, अपनी सफाई रखनी है। दूसरा, आप अपने आप को रेस्ट आइसोलेट करेंगे, अलग रखेंगे और आपकी व्यवस्था अलग होगी तो बाकी लोग बचेंगे। होम केयर में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अलग नहीं करेंगे सारे परिवार को आप रिस्क पे ला रहे हो। इसी पे साथ साथ सब फैमिली मेंबर्स को, चौथा पॉइंट नीचे जो दिख रहा है, मास्क पहनना है। मास्क पहनना है, ये याद दिलाई जा रही है। मास्क तो वैसे भी पहनना है, अब हम पर्टिकुलरली आपको याद दिला रहे हैं। और इसमें आगे जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि जो व्यक्ति अफेक्टेड है वो सर्जिकल मास्क, जो ये वाला मास्क होता है, ट्रिपल लेयर मास्क, इसको पहने प्रेफरेबली, क्योंकि उसको पास वायरस है। और हो सके तो N95 पहने, जो मैंने ऊपर से पहना हुआ है। ये हम रेकमेंड करते हैं। N95 को पहनने से उस व्यक्ति से संक्रमण दूसरों को नहीं होगा। तो ये हमारी होम केयर की गाइडलाइन में हमने इसको चिन्हित किया है, याद दिलाना चाहूंगा। घर की खिड़कियां, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए ताकि हवा का प्रवाह ठीक होता जाए। ये एक हिस्सा हो गया। उसके बाद आप अपना टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, देखते रहेंगे। अगर बुखार है तो नीचे बताया है कि आप पैरासीटामोल ले सकते हो, 650 मिलीग्राम 4 बारी, ये ओवर द काउंटर मिलती है। और एक और दूसरी दवाई है जिसका नाम है नेप्रोक्सन, वो ले सकते हो। इसके साथ साथ हो सके तो ऑक्सीजन की आप सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से देखेंगे और जब 93 से नीचे आती है, या 93 से नीचे आती है, मतलब 94 से कम आती है, तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा अपनी जनरल हालत को आप वॉच करेंगे। सांस में कोई कठिनाई तो नहीं, चक्कर तो नहीं आ रहा, सांस में कठिनाई नहीं, टेम्परेचर आपका कैसा चला हुआ है और पल्स ऑक्सीमीटर से आपकी सैचुरेशन क्या चली हुई है, ये चीजें आप देखेंगे। स्पेसिफिक 4 चीजें, इसको कॉपी करिए आप। और अगर ऐसे सिचुएशन है जिसमें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 या उससे कम है, या सांस बढ़ रहा है, या चक्कर आ रहे हैं, अब आपको मेडिकल एडवाइस लेने का टाइम आ गया है। दीज आर द डेंजर साइंस। So the danger signs are breathlessness, dizziness, and oxygen saturation of less than 94, that is 93 or less. These are the danger signs we want to emphasize clearly. अब है इलाज। ये तो डेंजर साइन के समझा दिया, उम्मीद करें कि डेंजर साइन आए ही नहीं। तो इलाज क्या करेंगे? आप घर में आ गए, आपने मास्क लगा लिए, बाकियों से दूर हो गए, खाना आपका जब आ रहा है तो वो एक जना देता है, वो व्यक्ति आपका खाने वाले बर्तन जो है आप ठीक साफ सुथरा रखेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, एक अलग, जितना भी अलग हो सके घर में आप रहेंगे। इलाज के तौर पे क्या है? इलाज के तौर पे हमारी टीम ने 5 एरियाज को चिन्हित किया है। फर्स्टली, पानी पीना है, फ्लूइड लेना है, सूप लेंगे, लिक्विड लेंगे, घर का जो भी लिक्विड, लस्सी लेंगे, वो बहुत जरूरी है। टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन होने से आपकी तबीयत वैसे ही खराब होगी और कॉम्प्लिकेशन आएंगी, तो अपने आप को हाइड्रेट करना है। दूसरा है उल्टा लेटेंगे, प्रोन पोजीशन। घर में अगर आपको लगे कि डिफिकल्टी हो रही है तो आप अपने पेट के बल लेटिए, आपको आराम मिलेगा। इसका वेट ही जरूरी नहीं करना कि जब सैचुरेशन गिरेगी 94 से नीचे तभी ये करना, उससे पहले भी अगर आपको कंफर्ट मिलता है, पेट के बल लेटेंगे,
कोई नुकसान नहीं है, पेट के बल आप सो सकते हो, कंफर्ट लगे तो अपनाइए। और डेफिनेटली जब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है बीच बीच में कभी लगे, तब तो इसको हमने अपनाना ही है। तो प्रोन पोजीशन है जिसको कि हमने उस पिक्चर से दिखाया है। इसके अलावा बुखार के लिए नीचे आएंगे तो पैरासीटामोल दवाई है, बहुत अच्छी है, सेफ है, इसका मैंने जिक्र पहले ही किया, वो ले सकते हैं। दूसरी दवाई जो आप खुद भी ले सकते हैं, खांसी का सिरप कोई ले सकते हैं। खांसी की दवाइयाँ मिलती हैं, उनमें से कोई भी खांसी की जो चीज़ आप पहले इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहें तो आप डॉक्टर साहब से उसका स्पेसिफिक नाम पूछ सकते हैं। लेकिन खांसी का सिरप सब घरों में उपलब्ध भी होता है, आसानी से मिल जाता है, वो ले सकते हैं, आपका खांसी में कंफर्टेबल है। इसके अलावा फिर कहा गया कि मल्टीविटामिन टैबलेट हैं, वो भी ओवर द काउंटर मिलती हैं, जिंक हो जिसमें, विटामिन बी है, सी है, इन चीज़ों को लेना है, वो दूसरी बात है। और लास्टली स्टीम, हल्की स्टीम को इनहेल करना, गरारे करने नमक वाले गुनगुने पानी के, ये आपको फायदा करेंगे। तो ट्रीटमेंट के तौर पे घर में क्या हो रहा है, हाइड्रेट कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उल्टा लेटेंगे। 2, बुखार के लिए पैरासीटामोल, खांसी के लिए खांसी का सिरप, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, बी, ये सब कॉमन टैबलेट्स जो होती हैं वो लेंगे, और खुराक अच्छी खाएंगे, पूरी तरह से जितना भी आपको महसूस अच्छा है खाने के लिए वो खाइए ताकि विटामिन की कमी ना हो। स्टीम इनहेलेशन, भाप लेना और गरारे करने का, ये आपका इलाज हो गया। लास्ट में जो चीज़ें हम नहीं करेंगे, जो चीज़ें आप नहीं करोगे, घर में रेमडेसिविर नहीं देंगे, नो प्लेस फॉर रेमडेसिविर थेरेपी एट होम, नो। सेकेंडली, आप दवाई कोई नेबुलाइजर से नहीं देंगे। नेबुलाइजर का होता है लगा के वो मशीन चलती है और वो अस्थमा में जैसे होता है, वो दवाइयाँ जो हैं वो उनका इस्तेमाल आपने घर में नहीं करना, उससे वायरस जगह जगह फैलेगा। ऑक्सीजन भी जब आप लेंगे तो आपने थोड़ा गाइडेंस लेने के साथ करना है, अंडर सुपरविजन होना चाहिए। फिर हमने चिन्हित किया है वो दवाइयाँ जो कि आप टेली कंसल्टेशन से डॉक्टर साहब से बात करके, उनसे वैसे बात करके आप कर सकते हो। वो हैं कि एक अस्थमा की दवाई है, उसको हम बिडुनिसाइड कहते हैं, ये कॉमन दवाई है, कंटेनर वो उससे लिया जाता है, जो मीटर डोज इनहेलर होता है उसके साथ लिया जाता है। शुरू में नहीं लेना है, 5वें दिन तक भी खांसी है और उसके बाद इसका इस्तेमाल डॉक्टर साहब से पूछ के करेंगे, लेकिन होम केयर में हो सकता है। आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डॉक्टर साहब से पूछ के आप घर में ले सकते हैं। तीसरा है कि वो दवाइयां जिनका नाम मैंने पहले दूसरे परिप्रेक्ष्य में लिया, डेक्सोना या प्रेडनिसोलोन, वो अगर आपके डॉक्टर साहब कहते हैं आप ले सकते हो, लेकिन हफ्ते के बाद, हफ्ते तक बीमारी चले, बुखार तब भी नीचे नहीं आया है, तो डॉक्टर साहब आपको कह सकते हैं कि आप घर में ये दवाई ले सकते हो, प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपने लेनी है, उनकी एडवाइस पे लेनी है, अपने आप नहीं लेनी है। अभी हमने आपको समझाया कि इस दवाई का नुकसान भी होता है। और लास्टली इसी तरह से डॉक्टर साहब कहेंगे तो आप एंटीबायोटिक, डॉक्सीसाइक्लिन है या एजिथ्रोमाइसिन है या कोई और है, वो कहेंगे तो एडवाइस के साथ घर में वो 5 चीज़ों के अलावा ये जो बिडुनिसाइड है, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, डेक्सोना या मिथाइल प्रेडनिसोलोन है या एंटीबायोटिक है, ये आप डॉक्टर की सलाह से लेंगे। तो इन चीज़ों को आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये वेबसाइट पे जैसे मैंने कहा भी अवेलेबल है। हम एक बार फिर अपील करूंगा जो मैंने पिछली बारी कही थी सरकार की तरफ से कि क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स, लोग, भाई बहन घर में हैं, उनको एडवाइस देना है खासकर इन चीज़ों की और बाकियों के लिए भी, तो चाहूँगा कि ऐसी हेल्पलाइंस हों। हमारी ई संजीवनी हेल्पलाइन तो ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, उसको इस्तेमाल करिए। हर स्टेट की कोई ना कोई हेल्पलाइंस हैं, उसको इस्तेमाल करिए, इसी एडवाइस को। इसके अलावा और भी जो आपके सवाल हैं, और इसी तरह से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी है, मेडिकल एसोसिएशंस हैं, वो भी मिलके ऐसे 24/7 हेल्पलाइन, टेली कंसल्टेशन कह लीजिए, टेली काउंसलिंग कह लीजिएगा, टेली सपोर्ट कह लीजिएगा, वो प्रदान करें और वो 1-to-1 मदद करें। और उसमें मैं ये भी कहूँगा कि अगर वो